हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए हम आगे लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन में आखिर क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि बैकग्राउंड क्या होने वाला है, यानी कि जो क्रिप्स मिशन आया था उसकी पृष्ठभूमि क्या होगी। फिर हम जानेंगे कि उसका आगमन कैसे हुआ, ठीक है, यानी कि क्रिप्स मिशन जो आया था उसका आखिर अराइवल कैसे हुआ। फिर क्या क्या प्रस्ताव दिए गए अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन में, ठीक है, रिजेक्शन कैसे कैसे हुआ था, आखिर उसके फेल होने की वजह क्या थी और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हुए। ठीक है, फिर हम जानेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसके होने की वजह क्या थी, क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे। ठीक है, फिर जानेंगे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, वर्धा प्रपोजल कैसे कैसे हुआ, क्योंकि देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट होगा तो सबसे पहले मीटिंग होगी, तो वर्धा वाली जगह पे मीटिंग होती है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर बॉम्बे में कांग्रेस का सेशन होता है, फिर ऑपरेशन जीरो लॉन्च किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा और भारत के बड़े बड़े लीडर्स को क्या कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। ठीक है, और जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसकी मतलब 3 स्टेजेस में ये मूवमेंट होता है। ठीक है, तो उन सारे स्टेजेस को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि अपोज किसके किसके द्वारा किया गया था, कि देखिए बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी पार्टी जो थी वो समर्थन में भी होती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लीडर्स तो होंगे ही ना जिनकी पार्टीज होंगी जो कि इसके अगेंस्ट में होंगे, अपोजिशन में होंगे, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम जानेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या रहा, यानी कि प्रभाव क्या रहा और उसकी लेगेसी क्या रही। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को शुरू कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ। लेकिन देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सबको मैं एक क्विक रिवीजन करवा दूं। देखिए जब भी आप एक बात याद रखो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि जब भी आप आगे पढ़ो तो पीछे का आप जरूर रिवाइज करो, ठीक है, ताकि हर एक चीज जो है वो क्लियर होते जाए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आगे पढ़ते जाए पीछे की चीजें भूलती जाओ, हिस्ट्री ऐसी ही होती है। तो अगर आप टाइमलाइन को याद रखोगे ना तो सारी जितनी भी घटनाएं है ना, बस आप डेट याद रखो, उस समय की इंपॉर्टेंट घटनाओं को याद रखो और बस माइंड मैप के थ्रू उसको बिठाते जाओ। ठीक है, तो उसको हम एक बार ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए भी वो इजी हो जाए। तो देखिए हमने जो है पिछले लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस किया था, आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए सबसे पहले हम बहुत पीछे से नहीं जा रहे हैं, बस थोड़ा पीछे से जा रहे हैं कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहते हैं, वो 1919 में आया था। उसके बाद क्या हुआ था, साइमन कमीशन आई थी, कब, 1927 में, 1927 में। और आपको पता है साइमन गो बैक का नारा लगा था क्योंकि उसमें सारे के सारे क्या थे, अंग्रेजी मेंबर थे, भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, तो इसका विरोध हुआ था। फिर 1930 में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और इसमें ये जो सविनय अवज्ञा था आपको पता ही है कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें भी अंग्रेजों का विरोध किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट आरटीसी यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, इंग्लैंड में ही, भारतीयों के संविधान बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है, गांधी जी भी नहीं जाते हैं, बस उन्हीं को इन्वाइट करने के लिए उस समय के जो करंट वाइसराय होते हैं इरविन और गांधी जी, इनके बीच में क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ओके, और फिर से सेकेंड आरटीसी यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जब 1931 में, उसमें गांधी जी और कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करते हैं। और सेकेंड आरटीसी के बाद क्या होता है, कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, किनको, जो माइनॉरिटीज थी, यानी कि देखिए जो दलित वर्ग के लोग थे, अम्बेडकर गए थे तो उन्होंने इस चीज की डिमांड की थी, तो कम्युनल अवार्ड दे दिया जाता है, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, अब देखिए आगे चल के आपको पता है कि गांधी जी नाराज होते हैं, उस समय जेल में भी होते हैं, तो उन्होंने वहां पे आमरण अनशन कर दिया था, भूख हड़ताल की थी। और फिर से अंबेडकर और गांधी जी के बीच में जेल में ही, यरवदा नामक जेल में ही क्या होता है, पूना पैक्ट होता है। ठीक है, कब, 24 सितंबर 1932, साल मतलब सॉरी दिन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस साल ध्यान रखना, बस डेट आप ध्यान रखो ना रखो, ईयर जरूर याद रखना, ठीक है, कि कब कौन सी घटनाएं हुई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, थर्ड आरटीसी 1932 में हो गई थी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। उसी के बाद व्हाइट पेपर इशू होता है और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए मैंने आपको डिटेल में बताया था कि प्रोविंशियल इलेक्शन कैसे कैसे होता है उस समय प्रांतों में 1937 में, तो 1937 में क्या होता है, प्रांतीय इलेक्शन हो जाता है। और फिर जो मुस्लिम लीग थी उनके लाहौर अधिवेशन में, है ना, इनके
लाहौर सेशन में जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बात रखी जाती है कि अब हम क्या करेंगे, ऑफिशियली हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। तो यहाँ पे डिमांड होता है किस चीज का, पाकिस्तान का। कब? ऑफिशियली तौर पे 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को, ठीक है। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों को एक लॉलीपॉप दिया जाता है कि हाँ भाई तुम, क्योंकि देखिए इस समय तक विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध शुरू हो गई थी, तो इसीलिए जो है उन्हें भारतीयों का सहयोग चाहिए था। इसलिए उन्होंने क्या किया था, अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को भारतीयों को पेश किया था। हालांकि इसको ठुकरा दिया गया था। हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में अगस्त ऑफर और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको नहीं देखा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जाइए पिछले जितने भी लेक्चर से सबको देखिए, ताकि सारी चीजें आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया था कब, 1940 में ही, 17 अक्टूबर 1940। और आगे चल के क्या होगा, फिर से वो, क्योंकि अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया गया था, तो फिर से वो एक नया लॉलीपॉप देंगे भारतीयों को। वो क्या होगा, वो होगा क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में फिर से भारतीयों को एक लालच के तौर पे दिया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, भारतीयों के द्वारा। कब? 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के, अब अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, ठीक है। तो चलिए आज के हम इस लेक्चर में यही दोनों टॉपिक जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो देखिए क्विक रिवीजन भी हो गया, और इस तरीके से आप याद करोगे ना तो सारी चीजें होंगी। बाकी इसके बाद कैबिनेट मिशन आएगा, फिर भारत को आजादी कैसे मिलेगी, वो सब हम देखेंगे आगे फर्दर लेक्चर में। चलिए तो हम अब दोनों डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्रिप्स मिशन जो था वो 1942 में क्या हुआ था, पेश किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अब इससे पहले हम जानते हैं कि देखिए मैंने आप सबको बताया था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो 1939 में शुरू हो गया था, और ये कब तक चलेगा, ये 1945 तक, यानी कि 1945 तक ये चलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो दूसरा विश्व युद्ध था ये बहुत ज्यादा तीव्र हो गया था 1942 तक, बहुत ज्यादा ये क्या था, तीव्र था। कैसे तीव्र था कि देखिए पहले तो ये जर्मनी से शुरू हुआ था, मतलब जर्मनी जो थी उसी ने इनिशिएट किया था पोलैंड पर हमला करके, और धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होती है, और भी कंट्रीज जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है। और जो भी ब्रिटेन की मित्र देश थी, ठीक है, मित्र देश थी, वो क्या रही थी, वो वीक पड़ रही थी, उनकी हार हो रही थी, ठीक है। तो ये डर अंग्रेजों को सता रहा था। प्लस में और क्या हो रहा था कि जो जापान थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, धीरे धीरे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, ठीक है, उन पर ये धीरे धीरे कब्जा कर रही थी, और वो आगे बढ़ रही थी, जैसे कि साउथ चाइना, कोरिया, इन सब पे वो कब्जा करते हुए सिंगापुर और बर्मा, वहां पर भी उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। और बर्मा पता ही है आज का जो म्यांमार है, जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। तो जो पड़ोसी देश है म्यांमार, उस टाइम का क्या था, बर्मा था, पहले तो उसका नाम बर्मा ही था। तो उस पे जापान ने अब तक अपनी हुकूमत कर ली थी, कब्जा कर लिया था। और अब नेक्स्ट किसका नंबर होने वाला था, भारत का हो सकता था, कभी भी हमला जापान कर सकती थी। तो ये खतरा जो है वो अंग्रेजों को डर सताने लगा कि अरे भारत जो है, भारत जैसी कॉलोनी, उनकी तो कॉलोनी ही थी भारत, वो इतनी बड़ी कॉलोनी है, अगर उस पर जापान जो है अपना वर्चस्व कर लेगी तो फिर ये हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था कि क्रिप्स आगे चल के किस तरीके से प्रस्ताव रखेंगे। तो अभी हम पृष्ठभूमि जान रहे हैं कि क्या क्या वजह थी क्रिप्स मिशन भारतीयों को ऑफर करने की, ठीक है। तो उनको ये भी डर था कि सिंगापुर बर्मा पे तो हमला हो चुका है, कब्जे में आ चुका है, तो भारत की अगली बारी है। प्लस में जो ब्रिटिश थे उनको ये डर था कि अब भारत जो है हमारे हाथ से चला जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखिए जो यूएस थी, ठीक है, इंडियन सोवियत थी, वो सब क्या कर रहे थे, प्रेशराइज कर रही थी, प्रेशर डाल रही थी ब्रिटेन पे कि अरे भारत तुम्हारी कॉलोनी है, वहां पे इतने सारे लोग हैं, उन लोगों से मदद लो, ठीक है, सहायता लो, और उनको आर्मी में भर्ती करो और युद्ध के लिए भेजो, ठीक है, इतनी बड़ी कॉलोनी है तुम्हारी। तो इस तरीके से अंग्रेजों पे क्या था, प्रेशर भी था। तो ये सारी, मतलब आप एक बैकग्राउंड जान लो कि ये सारी वजह थी क्रिप्स ऑफर जो है पेश करने की, ठीक है। अब देखिए कि मिशन का आगमन कैसे होता है। तो देखिए जो मिशन है इसमें क्या होता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये जो थे, ये आप समझ लो कि लेबर पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, लेबर पार्टी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को बनाया जाता है, ठीक है, और भारत भेजा जाता है। और इतना एक और चीज याद रखिए कि इस समय जो थे वो ब्रिटिश के पीएम जो थे, ठीक है, ब्रिटेन के पीएम थे, वो कौन थे, वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और अगर हम वाइसरॉय की बात करें, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब क्रिप्स मिशन था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल। वाइसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड
लिन लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो, ठीक है। तो पीएम थे चर्चिल और लिन लिथगो थे आपके वाइसरॉय। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ, ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी बिल्कुल याद रखना। डन है। अब देखिए, तो लेबर पार्टी के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स, वो क्या आते हैं, वो भारत आते हैं क्रिप्स ऑफर को लेकर के। क्यों? क्योंकि देखिए उन्हें क्या चाहिए था, जो वॉर हो रहा था उस समय, जो युद्ध था, वॉर था, उसमें उनको क्या चाहिए था, भारतीयों का सहयोग चाहिए था, कॉपरेशन चाहिए था, ठीक है, ताकि जो है वो उनको युद्ध में लड़ने के लिए भेज सके। देखिए अगस्त ऑफर के टाइम पे भी तो उन्होंने यही कहा था कि आप हमें दूसरे विश्व युद्ध में क्या करो, सपोर्ट करो। और इस समय तक 1942 तक क्या हो रहा था कि इनके जो मित्र देश थे वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रही थी, इससे इफेक्ट ये भी होते, धीरे धीरे अंग्रेजों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों से मदद के लिए क्रिप्स मिशन को पेश किया था। और उन्होंने ये लालच दिया भारतीयों को कि अगर आप हमारा युद्ध में सहयोग करते हैं दूसरे विश्व युद्ध में, तो हम क्या करेंगे, आपको फिर से वही बात, डोमिनियन स्टेटस यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, सेम बात है। लेकिन देखिए अब यहाँ पे भारतीय मानने वाले नहीं थे, वो पिछले कई बारी से अब एक ही बात कर रहे थे कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए। अगर आप हमें पूर्ण आजादी देते हैं तो हम आपका युद्ध में सहयोग जरूर करेंगे, ठीक है। ये भारतीयों का भी कहना था, कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनका ये कहना था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली कि बैकग्राउंड क्या था, आखिर क्रिप्स मिशन जो था वो क्यों पेश किया गया था, कौन किया था, तो स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा पेश किया गया था, यही जो थे इन्हीं के अगुवाई में था। ये भारत आते हैं, ये ऑफर करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, और उस समय पीएम कौन थे ये भी आप याद रखना, विंस्टन चर्चिल, और लिथगो जो थे वो वाइसरॉय थे। डन। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें बातें क्या क्या कही गई थी, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स के द्वारा। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात थी कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। वही सेम बात मैंने आपको बताया ही। देखिए डोमिनियन स्टेटस को मैंने बहुत बारी बताया है कि इसमें क्या था कि जो इंटरनल जितनी भी पावर होगा, ठीक है, वो सब किसको, आपको मतलब भारतीयों को मिलेगा, लेकिन जितने भी एक्सटर्नल अफेयर जैसे डिफेंस वगैरह हो गए वो सब अंग्रेजों के पास ही रहेगा। तो वैसी सरकार का क्या मतलब, तो ये चीजें अब यहाँ के लोग अच्छी तरह से समझ चुके थे, इसलिए डोमिनियन स्टेटस तो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। अब देखिए उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो हम आप सबके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करेंगे, यानी कि एक आप लोग के लिए जो संविधान का निर्माण होगा तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी, उसके बाद संविधान बनेगा। और आप लोगों के पास मतलब जो भी इंडिया में जो प्रोविंसेस हैं उनके पास ये पूर्ण आजादी होगी कि वो भारत के संघ में मिलना चाहते हैं या फिर अलग होकर के एक अपना नया देश बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो गई, या फिर प्रांत जो थे, जो प्रोविंस थे, उनको क्या थी, बाहर निकलने की अनुमति भी इसमें वो बोल रहे थे कि हम आपको देंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद युद्ध के दौरान, लेकिन हाँ उन्होंने एक बात ये भी बोली थी कि जो दूसरा जो विश्व युद्ध होगा उस दौरान जो है ये पावर, जो रक्षा का पावर है, डिफेंस का पावर है, वो हमारे पास ही रहेगा, वो हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। और जो माइनॉरिटीज है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा यहाँ पे कि उनकी भी जो है वो रजामंदी होगी, अगर वो सहमत नहीं होंगे तो फिर हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो थे वो इसमें थे, ठीक है। ये उनका क्रिप्स प्रस्ताव था। अब देखिए आपको पता ही है कि यहाँ के लोग तो लगातार इस चीज को ठुकरा ही रहे थे, तो फिर से क्या होगा, इसको ठुकरा दिया जाएगा। और देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब यहाँ के लोग पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो यहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को ठुकराया। और देखिए कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने क्या कहा था, इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, यानी कि डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। देखिए ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि ब्रिटेन की इसमें हार हो रही थी, और ब्रिटेन जो थी वो क्या था, एक तरीके से आप समझ लो कि डूबता हुआ बैंक ही तो था। पोस्ट डेटेड चेक आपको पता ही है, तो जो बैंक खुद ही डूब रही है, हमें पता नहीं है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपका क्या होगा, ब्रिटेन का क्या होगा, तो हम कैसे आप पे विश्वास करें कि अगर आप जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमें आप ये सारी चीजें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर दोगे। खैर डोमिनियन स्टेटस तो हमें चाहिए ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये हम कैसे विश्वास कर ले आप पे। इसलिए गांधी जी ने जो ब्रिटेन को यहाँ पे बोला है कि आप क्या हो, डूबते हुए बैंक हो, और जो क्रिप्स मिशन है वो क्या है, वो एक पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि डूबते हुए बैंक का ये पोस्ट डेटेड चेक है जो कि हमें अब नहीं चाहिए, ठीक है ना, माफ करिए। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कथन
जो कि महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। डबल स्टार कर रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया जाएगा एग्जाम में और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किसके द्वारा क्या कहा गया था, या फिर ये भी पूछ लिया जाएगा कि कब कहा गया था, है ना। तो क्रिप्स मिशन के बारे में इसी के संदर्भ में कहा गया था, तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, अब जो है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग तो बिल्कुल खारिज कर देगी, क्योंकि देखिए 23 मार्च 1940 तक मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान का डिमांड कर चुकी थी, तो मुस्लिम लीग कहाँ से स्वीकार करेगी इस चीज को। तो मुस्लिम लीग ने भी इसको सिरे से नकार दिया, क्योंकि उस समय अब उन्हें भारत का संघ तो चाहिए ही नहीं था, यानी कि उन्हें नहीं मिलना था भारत के संघ में, उन्हें एक अपना अलग राष्ट्र चाहिए था, पाकिस्तान। उन्होंने अपना नाम भी रख रखा था, तो उन्हें अब ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने भी क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हिंदू महासभा, इन लोगों ने भी क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग के द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो एक तरीके से आप समझ लो कि क्रिप्स मिशन का जो ऑफर था वो फुल्ली रिजेक्ट हो गया। टोटली सारी चीजें मैंने बता दी, तो अब ये सब पॉइंट याद रखना कि डोमिनियन स्टेटस अब हमें नहीं चाहिए। प्लस में ये लालच देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ये भी हम कर लेंगे, पहले आप हमें क्या करो, पूर्ण आजादी दे दो। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो क्रिप्स मिशन था वो आखिर फेल क्यों हुआ। तो देखिए आगे क्या होता है कि अप्रैल 1942 में क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रिप्स आए थे उनको खाली हाथ क्या होता है, वापस जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी यहाँ पार्टीज थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना क्रेडिबिलिटी लूज कर देती हैं, खो देती हैं। आपको पता ही है कि बार बार एक ही चीज, हमें वो चीज अब चाहिए ही नहीं थी, हमें अब पूर्ण आजादी चाहिए। ठीक है, और आगे चल के इसीलिए अब क्या हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे कैसे होता है। डन, चलिए, तो देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो होगा, अब इसके भी होने के पीछे की वजह क्या थी, क्यों आखिर हुआ था, सबसे पहले हम इसके कॉजेज के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानो कि क्रिप्स मिशन जो था ये आया, तो इसको तो हमने ठुकरा दिया, तो ये क्या था, ये फेल हो गया, अब तो ये रहा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन तो आप यही समझो कि क्रिप्स मिशन का फेल होना। ठीक है, भारतीयों को बार बार प्रेशराइज किया जा रहा था कि दूसरे विश्व युद्ध में आप भर्ती हो जाओ, यहाँ के लोगों को बार बार और जबरदस्ती भर्ती भी किया जाने लगा था, प्रेशराइज किया जाने लगा था। तो सॉरी, तो यहाँ पे तो एक चीज ये थी। दूसरी चीज की देखिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा युद्ध की वजह से क्या हो रहा था कि महंगाई हो रही थी, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने की चीजों की कमी हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें युद्ध में ही खर्च किए जा रहे थे, सामानों का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा था, तो यहाँ के लोग क्या क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। ठीक है, तो एक तो इन्फ्लेशन आ रहा था, प्लस में यहाँ पे उपज भी कम हो रहा था, अकाल भी उसी समय 1943 में आएगा अकाल आगे चल के, तो लोगों में जो है वो बहुत ज्यादा रोष था, क्रोध था। ठीक है, और दूसरा तीसरी चीज ये कि जापानियों के हमला का डर था। कैसे था कि देखिए अंग्रेज तो डर ही रही थी कि हमारे हाथ से कॉलोनी चली जाएगी, वैसे ही भारतीयों को भी डर था। क्या डर था कि देखो, एक तो अंग्रेज हम पे इतने सालों से राज कर रही है, अब हम चाह रहे हैं कि हमें अंग्रेजों से आजादी मिले। बर्मा तक तो पहुंच चुकी है जापान, अगर जापान भारत पे कभी भी हमला कर सकती है, अगर वो भी हमला कर दे तो क्या हम अंग्रेजों के बाद अब जापान की गुलामी सहेंगे। मतलब अंग्रेज अब गुलामी करके गए, फिर अब वो करेंगे, तो हम हमेशा यही करते रहे। तो ये भी डर था भारतीयों को, इसलिए भी क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे वजह थी जिसकी वजह से यहाँ के लोगों ने जो है वो, और खास करके कांग्रेस के लीडर्स महात्मा गांधी ने सोचा कि नहीं, हमें अब क्या करना है, भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करना ही होगा। देखिए क्या हुआ था 1940 के टाइम तक में, 40 के टाइम तक में महात्मा गांधी ने सोचा कि अब हम कोई भी बड़ा जन आंदोलन को लॉन्च नहीं करेंगे। जैसे कि देखो सबसे बड़ा क्या था आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय वैज्ञानिक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सब बड़े बड़े जन आंदोलन थे। उसके बाद आपने देखा कि 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, यानी कि बड़ा जन आंदोलन नहीं था, वो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह था, यानी कि व्यक्तिगत तरीके से वो सत्याग्रह किया गया था। और सॉरी, और इस तरीके से अब वो नहीं चाहते थे कि हम बड़ा जन आंदोलन करें, लोगों की मृत्यु हो या फिर कुछ भी इस तरीके से। ब्रिटिशर्स जो है वो अपोज में क्या करते थे, यहाँ पे लाठीचार्ज करते थे, लोगों को जेल में डालते थे, तो अब ऐसा नहीं चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से अब करेंगे। लेकिन अब अंग्रेजों ने मनमानी कर रखी थी, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे थे, इसलिए गांधी जी ने भी और बाकी नेताओं ने भी सोचा कि नहीं, अब हमें क्या होगा, इसको लॉन्च करना ही पड़ेगा। किसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। डन। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि इन्फ्लेशन था, खाने की भी कमी हो रही थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खर्चा कहाँ पे हो रहा था, सारा खर्चा जो है वो युद्ध में हो रहा था। ठीक है, उसके बाद स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, यानी कि देखिए अंग्रेजों ने जो है वो स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी
उन्होंने पहले अपनाया हुआ था, इसलिए भारतीयों को डर था कि यहाँ पर भी अपनाएंगे। कैसे? देखिए, स्कॉच डर्ट पॉलिसी क्या होता है कि कोई भी कंट्री, कोई भी मतलब दूसरे जगह की आर्मी अगर हम पे हमला करे तो हमारे जिस एरिया में भी हम, वहां के जो भी फसलें उनको हम जला दें, उसी को स्कॉच डर्ट कहते हैं। मतलब उस जमीन को हमने जला दिया तो क्या होगा, वहां की आर्मी तो है इस फसल को नहीं यूज कर पाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी नदी होंगी, कुआं होगा, ठीक है, उसमें हम जहर घोल देंगे या फिर उसमें हम जानवर मार के फेंक देंगे ताकि उसमें क्या हो जाए, वो पानी दूषित हो जाए, तो वो उसको यूज ना कर पाए। मतलब किसी तरीके से यहाँ की दूसरे जगह की जो आर्मी, अपोजिशन की जो आर्मी होगी, यहाँ की ना फसल को यूज कर पाए, यहाँ की ना पानी को यूज कर पाए, तो उनका सर्वाइवल कैसे होगा? ठीक है, तो यही थी स्कॉच डर्ट पॉलिसी। तो यहाँ के लोगों को ये भी डर था कि कहीं अंग्रेज ना अपना ले, क्योंकि उन्होंने सिंगापुर जैसे जगहों पे ये पॉलिसी को अपनाया था जापानीज के डर से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे डर लग रहा था लोगों को कि अंग्रेज ऐसा ना कर ले यहाँ पर भी। ठीक है, और प्लस में जापानीज के इन्वेजन का तो खतरा था ही। ठीक है, कि अब तक हम अंग्रेजों का सह रहे हैं गुलामी, अब हमें उनका भी सहना पड़ेगा। ठीक है, तो स्कॉच डर्ट पॉलिसी, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो गया आपका, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद गांधी जी, इसीलिए क्या होगा फाइनली जो है वो सामूहिक तौर से अब कार्रवाई की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ गए, ये सारे कारण थे क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने के। अब हम बात करते हैं कि ये मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जानो कि वर्धा प्रस्ताव होगा। देखिए वर्धा जो है वो बॉम्बे में एक जगह है, वहीं पे सबसे, अब ऐसे ही तो लॉन्च हो नहीं जाएगा, सबसे पहले जो है वो प्रस्ताव रखा जाएगा कि हाँ भाई हमें अब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीजों को डिस्कस भी तो करना होता है। ठीक है, तो वर्धा वाले जगह पे इस प्रस्ताव को रखा जाता है। और जैसा हमेशा कोई भी मूवमेंट लॉन्च होता था तो कांग्रेस की मीटिंग होती थी। ठीक है सॉरी, किसी भी पर्टिकुलर जगह पे। तो इसी तरीके से बॉम्बे में सत्र होगा और वहां पे इसको क्या कर दिया जाएगा, अप्रूवल फाइनली होगा, अप्रूवल मिलेगा और आगे चल के अंग्रेजों ने जो है वो ऑपरेशन जीरो के तहत इसको रोकेंगे। डन, तो ये तीनों चीजों को हम आगे देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले वर्धा प्रस्ताव आएगा। अब देखिए कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी थी, ये जो वर्किंग कमेटी थी कांग्रेस की, उनकी क्या होती है, मीटिंग होती है। ठीक है, कब, 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को। और इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को अपनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें ही इन्होंने ये सोचा, सबसे पहले गांधी जी ने ये बोला कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करेंगे, लेकिन देखिए बाकी नेता, हर कोई तो सहमत नहीं होता है ना, तो कुछ नेताओं के द्वारा इसको अपोज कर दिया गया था। तो इसमें गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और फिर से लोग, वहां के जो लीडर्स थे वो फिर से सहमति होते हैं कि ठीक है लॉन्च करेंगे। तो इसी तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को क्या कर दिया जाता है, अब अपनाया जाता है। ठीक है, और आगे चल के बॉम्बे में एक सेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का, जैसे हमेशा होता था। लेकिन देखिए ये आप ये कह सकते हो कि ये फुल्ली तरीके से फुल्ली सेशन नहीं था, क्योंकि देखिए 1940 में जो लास्ट सेशन हुआ था उसके बाद आप ये समझ लो कि ये बॉम्बे में आगे चल के, वैसे भी यहाँ पे क्या होता है कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी जाएगी। क्यों, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो है अब इसके प्रेसिडेंट होंगे जो बॉम्बे वाले जगह है। ठीक है, यहाँ पे 7 अगस्त को मीटिंग बुलाई जाएगी कांग्रेस की, और इस मीटिंग में क्या होगा कि जो अध्यक्षता होगी किसकी होगी, अबुल कलाम आजाद की। किनकी होगी, अबुल कलाम आजाद की होगी। और यहाँ से आप ये भी समझ लो कि 1941 से 45 तक ये क्या होंगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के। क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई कांग्रेस का सेशन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट होंगे, क्योंकि कोई भी आगे चल के सेशन नहीं होगा, क्योंकि इस संस्था को ही, मतलब इस पार्टी को ही क्या कर दिया थी, कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए ये सबसे लंबे समय तक रहेंगे। आगे फिर मेरठ में होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, और इसी में क्या होगा, फाइनली जो है वो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को फाइनली क्या होता है, यहाँ पे पास किया जाता है, यहाँ पे पारित कर दिया जाता है। ठीक है, और देखिए इसी के बाद 8 अगस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, तो बाकी कुछ याद रखो ना रखो, इसको आप जरूर याद रखना। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट को फाइनली लॉन्च किया जाता है। कहाँ से, जगह भी याद रखना है, बॉम्बे तो याद रखना ही है आपको, ग्वालियर टैंक मैदान से। कहाँ से, ग्वालियर टैंक मैदान से। ठीक है, तो ग्वालियर टैंक मैदान से इस चीज को लॉन्च कर दिया जाता है। और देखिए यहाँ पे एक चीज आप और याद रखना, अरुणा आसफ अली, ठीक है, अरुणा आसफ अली, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर झंडा फहराया था, फ्लैग को होस्ट किया था। ठीक है,
होस्टिंग द फ्लैग, ठीक है। तो यहाँ पे अरुणा आसफ अली ने क्या किया था, झंडा फहराया था, कहाँ से, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे से, कब, 8 अगस्त 1942 को। और इसी दिन आप समझ लो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1942। इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, क्विट इंडिया को, यहीं पे आप मैं लिख दे रही हूँ, क्विट इंडिया को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे अगस्त के महीने में हो रहा है, 8 अगस्त 1942 अगस्त के महीने में हो रहा है, बाकी और कोई रीजन नहीं है, अगस्त के महीने में हो रहा है, इसीलिए इसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। प्रेसिडेंट कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि बॉम्बे में कांग्रेस की जैसे हमेशा सेशन होता था वैसे सेशन हो जाता है। उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अबुल कलाम आजाद होते हैं, ठीक है। यहाँ से भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है, पारित हो जाता है फाइनली, और 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से लॉन्च कर दिया जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट की, हाँ भाई अब शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ से अरुणा आसफ अली जो थी वो क्या करी, झंडा भी फहराती हैं, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, बार बार मैं बोल रही हूँ। और अरुणा आसफ अली को और क्या कहा जाता है, तो इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, ये भी बोला जाता है। अब आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। मैंने बहुत बार आप सबको लेक्चर में बताया, तो इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में मुझे देना। डन। चलिए अब यहाँ से क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया जाता है, डू और डाई, करो या मरो। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस ये कथन है गांधी जी के द्वारा। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि डू और डाई या फिर करो या मरो किनके द्वारा कहा गया था। तो ये किनके द्वारा कहा गया था, ये महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना। प्लस में जो क्विट इंडिया स्लोगन था, भारत छोड़ो, ठीक है, लॉन्च तो ऑब्वियसली गांधी जी के द्वारा और अन्य कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया था, लेकिन ये आखिर स्लोगन दिया किसके द्वारा गया था, तो ये आपका यूसुफ मेहर अली के द्वारा। किसके द्वारा, यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था, क्या, भारत छोड़ो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी याद रखोगे। और हाँ, जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पारित किया गया था, ये आपका नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। और देखिए सब कुछ हो गया, बॉम्बे में सेशन हो गया, यानी कि मीटिंग हो गई, पारित हो गया नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। ग्वालियर मैदान से, जो ग्वालियर टैंक मैदान से, ये भी बहुत याद, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जगह पूछ लिया जाएगा स्पेशली आपसे, तो इसको याद रखना है। तो ग्वालियर टैंक मैदान से इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 8 अगस्त 1942। डेट भी याद रखना, ठीक है। ये सारी चीज हो गई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, यूसुफ मेहर अली के द्वारा भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। और आगे चल के गांधी जी ने, मतलब इसी में क्या हुआ था, अपना 13 पॉइंट प्रोग्राम रखा था। उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि स्टूडेंट्स को जो है वो पार्टिसिपेट करना था। इसी तरीके से जो सरकारी लोग थे, अगर वो चाहे तो इस्तीफा दे सकते थे, नहीं तो आप उसी में, मतलब आप जॉब करते हुए ही अंग्रेजी सरकार का विरोध करो। नमक पर तो हमेशा से था ही कि हमें नमक पर जब भी कानून हो, मतलब उस पर कोई कानून नहीं होना चाहिए, वो तो एटलीस्ट टैक्स फ्री होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हमें करना है। तो बहुत सारी इसी टाइप से प्रोग्राम्स थे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये सारी घटनाएं तो हो गई। अब देखिए जैसे ही ये क्विट इंडिया मूवमेंट धीरे धीरे विस्तार होता है इसका, क्योंकि स्टार्ट तो बॉम्बे से हुआ था, लेकिन इसका विस्तार तो होगा पूरे भारत में। तो 8 अगस्त को ये चीज शुरू होता है, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। और 9 अगस्त 1942 को क्या हो जाता है, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। 9 अगस्त 1942 को क्या होता है, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता है। और जितने भी बड़े नेता थे इसमें, उन सबको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे गांधी जी, नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और देखिए यहीं पे कांग्रेस को क्या कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा कि अब कांग्रेस जो है वो कानूनी तौर पर ये कोई संस्था नहीं, अब ये गैर कानूनी है। क्योंकि वो गलत काम, उनके नजर में तो ये गलत ही काम था कि फिर से जो है पूरे देश में ये लोग दंगा फसाद कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। गांधी जी का सर्वप्रथम, आपको पता ही है कि अहिंसा होता है। हालांकि उन्होंने नारा इस बार जरूर दिया था, करो या मरो का, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं था कि हमें हिंसा करना है, हमें अहिंसा तौर पर ही हर चीजें करनी है, लेकिन बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, हमें हड़ताल करना है, हमेशा उनका यही होता था। उसके बाद क्या था, आगे चल के क्विट इंडिया मूवमेंट में जब बड़े नेता गिरफ्तार हो जाते हैं,
तो कुछ नेता थे आगे, मैं उनका नाम आपको बताऊंगी, वो भूमिगत आंदोलन भी चलाते हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली कि वर्धा में जो प्रस्ताव हुआ था, जो बॉम्बे में ही वर्धा जगह है, वहाँ पे इनकी मीटिंग होती है, यहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, फिर बॉम्बे में सेशन होता है, और सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब चलिए कि ऑपरेशन जीरो आवर में भी, आर में भी क्या हो गया, गिरफ्तार हो गया नेता। अब हम थोड़ा नाम देख लेते हैं कि कौन से नेता कहाँ कहाँ थे, क्योंकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप महात्मा गांधी के बारे में जरूर याद रखना कि उनको कहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, मतलब गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था, तो वो था आगा खां पैलेस, ठीक है, पुणे वाले जगह पे। इसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन सबको कहाँ रखा गया था, अहमदनगर फोर्ट जेल में, ठीक है, अहमदनगर किले के जेल में रखा गया था। इसी तरीके से अगर हम राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो उनको पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जो थे उनको हजारीबाग, हजारीबाग आप सबको पता है कि अभी, क्योंकि अब तो पार्टीशन हो चुका है बिहार और झारखंड का, तो वहीं पे हजारीबाग पड़ता है, तो वहीं के सेंट्रल जेल में, हालांकि वो यहाँ से भागने में सफल हो गए थे, ठीक है। इसी तरीके से राम मनोहर लोहिया जो थे वो भी हजारीबाग के ही जेल में थे। अरुणा आसफ अली, उनके बारे में मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता था। उन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में क्या किया था, झंडा भी फहराया था। तो उन्होंने भी अंडरग्राउंड मूवमेंट, मैं आगे बताऊंगी, भूमिगत आंदोलन चलाया था, ठीक है। कस्तूरबा गांधी जो कि महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनको भी आगा खां पैलेस में कैद किया गया था, और आगे चल के उनकी 1944 में मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये सब आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर एग्जाम ज्यादा टफ होगा तो, क्वेश्चन पेपर टफ होगा तो। चलिए अब हम बात करेंगे कि आंदोलन के 3 स्टेजेस थे, ठीक है, किस तरीके से ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो फैला था और क्या क्या हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में लोगों का क्या रिस्पॉन्स हुआ। तो देखिए लोग जो थे, उनका पीपल जो थे, उनका क्या रिएक्शन हुआ कि जो भी रेलवे लाइंस थी, टेलीग्राफ थी, तो सबसे पहले तो रेलवे लाइन पे ऑब्वियसली लोग थोड़ा आक्रोशित होते हैं, तो यही सब काम करते हैं, तो उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ की थी। जो भी टेलीग्राफ के जो तार थे उन सबको उन्होंने काट दिया था, ठीक है। जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहां पर हमला किया था, और यहाँ पे महिलाएं थी, यूथ थे, क्योंकि गांधी जी ने बोला था कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, स्टूडेंट्स भी, तो महिलाओं ने भी जमकर हिस्सा लिया था, जैसे अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इन सब ने भी क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। यूथ ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो लोगों की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। अगर हम दूसरे सेकेंड स्टेज की बात करें तो यहाँ पे समानांतर सरकारें चलाई गई थी। देखिए उस समय तक मैंने आपको बताया कि क्या था, ऑब्वियसली प्रोविंस में हमारे तरफ से लीडर्स तो थे, लेकिन धीरे धीरे क्या थे, लोग यहाँ पे इस्तीफा देने लगे थे, ठीक है, सरकारी मतलब पोस्ट से। तो देखिए क्या किया था कि यूपी के बलिया नामक जगह पे चित्तू पांडे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वहां पे जो बलिया वाला जगह है वहां पे जितने भी ब्रिटिश, मतलब वहां पे जो अस्थाई सरकार थी, जो डिप्टी कलेक्टर थे, जो भी अंग्रेजी सरकार थी, उन सबको इन्होंने क्या किया, वहां से भगा दिया, ठीक है। और जो चित्तू पांडे थे वो वहां पे समानांतर सरकार चलाने लगे। इसी तरीके से अगर हम बंगाल के तामलुक वाली जगह की बात करें तो यहाँ पर भी जातीय सरकार करके जातीय सरकार यहाँ पर चलाया जा रहा था, ठीक है। इसी तरीके से महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार चल रही थी, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत लॉन्ग रन नहीं रही है ना, लंबे लंबे समय तक ये नहीं चला, लेकिन हाँ कुछ दिन तो उन्होंने किया कि समानांतर सरकार चलाई। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है चित्तू पांडे वगैरह के बारे में कि समानांतर सरकार उन्होंने कहाँ चलाई थी, तो बलिया वाले जगह पे। तो ये सब भी आप याद रख लेना। अब देखिए इसी तरीके से अब मैंने बताया था आपको कि थर्ड मतलब अंडरग्राउंड मूवमेंट के बारे में। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जब हो गया और ऑपरेशन जीरो आवर जब 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया और जो बड़े बड़े नेता थे उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद क्या होता है कि कुछ जो यहाँ के लीडर्स थे, जो कुछ तो जेल से भाग गए थे, कुछ जो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उन्होंने क्या किया था कि भूमिगत आंदोलन चलाया, मतलब अंग्रेजों से छुप करके आंदोलन चलाया था और कुछ दिन तक इसको कैरी किया था। डन। तो देखिए उस समय बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स वो कौन कौन थे, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया था, भूमिगत आंदोलन चलाया था। तो इन सब के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैं स्टार कर दे रही हूँ। डन। और देखिए उषा मेहता का मतलब अरुणा आसफ अली के बारे में तो मैंने आप सबको बता ही दिया, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का 1970 में जेपी आंदोलन चला था, ठीक है, उसके बारे में भी आप जान लो। और देखिए उषा मेहता जो थी वो पहली थी जो कांग्रेस रेडियो उन्होंने शुरू किया था, ठीक है।
उन्होंने पहला रेडियो ट्रांसमिशन किया था, क्योंकि देखिए उस समय तक मैंने जैसे आपको बताया कि रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशन, टेलीग्राफ जो तार थे, सारी चीजें तहस नहस हो गया था। तो किस तरीके से भारतीय लोगों से कम्युनिकेट हो पाएगा, और मतलब जो और भी लीडर्स थे उनके साथ कैसे कम्युनिकेट होगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने, उषा मेहता ने क्या किया था कि पहला जो कांग्रेस का रेडियो है उसको स्थापित किया था, और जो उनका न्यूज था उसको ब्रॉडकास्ट किया था। जैसे मैसेजेस भेज, मतलब उनको कोई भी मैसेज देना है अंग्रेजों के खिलाफ, या कोई भी बातें कहनी है कि किस माध्यम से पहुंचाएं, तो पहला यही था, उषा मेहता के द्वारा ये रेडियो ट्रांसमिशन किया गया था। तो इस चीज को आप याद रखना। हालांकि बाद में ये भी अंग्रेजों के द्वारा बंद कर दिया गया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो वो कौन थी, वो थी उषा मेहता, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखना। डन। चलिए, तो 3 स्टेजेस हमने देख ली, सारी चीजें देख ली। समानांतर सरकार, इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडर्स कौन थे, उषा मेहता के बारे में जान लिया, अरुणा अशरफ अली के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि विरोध किसके किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा के लीडर कौन थे, वो थे आपके सावरकर। तो उन्होंने इस चीज का अपोज किया, ठीक है। उन्होंने तो जो लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे थे, ठीक है, उस चीज का भी विरोध किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट को उन्होंने पूरी तरीके से, पुरजोर तरीके से विरोध किया कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो सावरकर के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का अपोज किया गया। डन। क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि आगे चल के जो है वो क्या करेंगे, हमें आजादी दे देंगे। डन। तो इस तरीके से सावरकर जो है वो इस चीज का, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध कर रहे थे। इसी तरीके से अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो ये तो अपोजिशन में थे ही, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या डर था, इन्हें ये डर था कि अगर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और क्विट इंडिया मूवमेंट तो चलो हो ही रहा था, अगर जो है वो अंग्रेज यहाँ पे दे भी देते हैं आजादी भारतीयों को, तो उससे क्या होगा, हम तो पाकिस्तान का डिमांड कर रहे हैं, हमारा तो डिमांड पूरा हो नहीं रहा है। तो अगर हमारा डिमांड पूरा हो नहीं रहा है तो हिंदू जो है वो क्या, उनका यहाँ पे डोमिनेंस हो जाएगा, तो फिर हम तो माइनॉरिटीज में है, तो हमारा क्या होगा। इसलिए हिंदू मतलब मुस्लिम लीग भी है जो, उन्होंने भी क्या किया, इसका विरोध किया। और क्या हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी इसका विरोध किया गया, और प्रिंसली स्टेट के द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा था, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि हिंदू सभा के द्वारा, जो कि इसके वीर सावरकर थे, ठीक है, इनके द्वारा, फिर आपका मुस्लिम लीग के द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रिंसली स्टेट, इन सब के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया गया था। बाकी आपको तो पता ही कि कांग्रेस वगैरह तो ठीक है, वो तो कर ही रही थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, इसका प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए, उस समय तक, क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन था। देखिए, इसको भी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन ही कहेंगे, क्योंकि देखिए इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, अवज्ञा ही कर रहे हैं, अंग्रेजों के आज्ञा का क्या कर रहे हैं, अवज्ञा ही तो कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, सविनय अवज्ञाएं हैं। और हाँ, इन दोनों जो नॉन कॉपरेशन था और सेकेंड जो सिविल डिसोबीडियंस था, उसके बाद ये तीसरा था क्विट इंडिया, जो कि सबसे बड़ा जन आंदोलन था। तो इसमें क्या होगा क्योंकि ये पूरे देश में व्यापक तौर पे फैल गया था, तो इसमें टोटल 60,000 लोग, मतलब ये ऑफिशियल डेटा है कि 60,000 लोग क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे, जेल उनको हुआ था, और 7,000 लोग मारे भी गए थे। तो आप समझ रहे हो कि कितने लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था। नेशन वाइड जो थी वो अवेकनिंग हुई थी यहाँ पे कॉलोनियल रूल की। अब देखिए, एक चीज आप समझिए कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो फेल हुआ था या फिर मतलब पास हुआ, क्या हुआ इसका। तो देखिए, इससे तो मतलब पूरी तरीके से आप फेल भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि देखिए, लोग जो थे यहाँ पे, उन्होंने पुरजोर तरीके से इसमें क्या किया, विरोध किया अंग्रेजों का। तो अंग्रेज जो थे अब तो ये समझ गए थे कि हाँ, अब तो हमें किसी तरीके से भारत को आजादी देनी ही होगी, ठीक है। और आगे चल के वो ऐसा करती भी है, कैबिनेट मिशन होगा, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब उनको ये तो समझ में आ गया था, ठीक है, क्योंकि नेशन वाइड यहाँ पे क्या हुआ था, कॉलोनियल रूल के खिलाफ हड़ताल किया जा रहा था, ठीक है। लोगों में अब जागरूकता आ गई थी, प्लस में अब उनको एहसास हो गया था कि अब हम क्या है, भारत में शासन करने के लिए अब अयोग्य हैं, ठीक है। और आगे चल के इसीलिए देखिए, कैबिनेट मिशन बनता है, क्या बनता है आपका, कैबिनेट मिशन का गठन होगा, और फाइनली 1947 को भारत को आजादी दे दी जाएगी। वो हम आगे देखेंगे, और आगे चल के ठीक है, कोई ज्यादा अभी हिंदू मुस्लिम दंगा भी नहीं होता है,
अभी के जो क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें थी। और देखिए हाँ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वाइसराय की होती है उसमें जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया था। तो बहुत सारे रीजंस थे कि ठीक है, अंग्रेजों ने अब आगे सोचा कि अब हमें कैबिनेट मिशन लाना ही पड़ेगा अब इनको आजादी देने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक एक करके क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक चीजें डिटेल में पढ़ी थी। और हाँ दोस्तों, इसमें ये भी हुआ था, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि 1954 जैसे कि गांधी जी तो अब गिरफ्तार हो चुके थे, तो गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद क्या हुआ था कि वहां पर उन पे पूरा आरोप लगा दिया जाता है कि ये जो जितना तोड़ फोड़ हर चीज हुआ है उस सबके जिम्मेदार आप ही हैं। गांधी जी ने क्या किया था, वहां पे 11 दिन का उपवास कर लिया। वो तो हमेशा क्या करते थे, इस चीज का विरोध करने के लिए वो अपना अहिंसात्मक तरीके से उस चीज का विरोध करते थे। तो उन्होंने 11 दिन का उपवास रखा था। और उसी दौरान 1944 में जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। हालांकि 1944 में फिर से गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है और कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु उसी साल होती है, 1944 में है। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस जो कि रंगून में थे, वो भी अलग तरीके से भारत की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने रंगून से रेडियो से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की उन्होंने बहुत ज्यादा संवेदना भी जताई थी, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब हम जब सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम भी फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब हम आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी घटनाएं भी हुई थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कैबिनेट मिशन ये सब कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी आई होप दोस्तों कि आपको सारी चीजें क्रिप्स मिशन के बारे में, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी। और देखिए, क्रिप्स मिशन में ज्यादा कुछ नहीं है, उन्होंने डोमिनियन स्टेटस को किस तरीके से दिया, भारतीयों को किस तरीके से प्रोवाइड किया और क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। क्विट इंडिया मूवमेंट में आपको याद रखना है कि वर्धा में सबसे पहले हुआ। फिर आपको ध्यान रखना है कि बॉम्बे में सेशन हुआ था और किस तरीके से ये पारित हुआ, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को पास कर दिया गया था नेहरू जी के द्वारा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। यूसुफ मेहर अली जो थे उन्होंने क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो का नारा दिया था। और गांधी जी ने जो क्रिप्स मिशन था उसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक यानी डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट जिसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया वही सब आपको याद रखनी है। और क्विट इंडिया का डेट भी और साल तो आपको याद रखना ही है, 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं कुछ समझ में आया तो आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो तब तक के लिए आप वीडियो को अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।